नमस्कार, मैं संदीप देव। आज मैंने एक ब्लॉग लिखा है। कल आतंकवादी यासीन मलिक को एनआईए की कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसी पर मैंने एक ब्लॉग लिखा है, यह मेरी जिद है। यासीन मलिक को एनआईए की कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है और इसके लिए एनआईए का और वर्तमान मोदी सरकार का धन्यवाद किया जाना चाहिए कि उनके बाद उस पर टेरर फंडिंग के केस चले और एनआईए के पास इतना सबूत था, साक्ष्य था कि वो इसे सज़ा दिलवाने में सफल रहे। लोगों की मांग है कि यासीन मलिक जैसे दुर्दांत अपराधी आतंकवादी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उम्र कैद मिली है। और इसके लिए भी जो लुटियंस गिरोह है वो आप देखेंगे आगे जाकर कि बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। हमारा हरा पड़ोसी पाकिस्तान तो प्रयास कर ही रहा है, पूरी दुनिया को पत्र भी लिख रहा है और उसके शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, उसके प्रधानमंत्री, उसके विदेश मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सब मिलकर यासीन को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। और वो इससे स्पष्ट है कि यासीन पाकिस्तान का पिट्ठू था और यासीन को बचाने वाले भारत में जितने लोग थे वो सब भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान और आईएसआई के पेरोल पे पल रहे थे। मैंने वह समय भी देखा है जब सरकार, मीडिया और लुटियंस एकेडमिया यानी अरुंधति राय जैसे मिलकर यासीन जैसे आतंकवादी को दूसरा गांधी बनाने का न सिर्फ प्रयास कर रहे थे बल्कि उसे घोषित भी कर चुके थे। उस दौरान एक पत्रकार के रूप में मैं दैनिक जागरण में अपराध संवाददाता के रूप में कार्य कर रहा था। मैं यासीन मलिक और उसके अपराध की फाइल को नष्ट करने वाली मनमोहन सरकार को उस समय श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक्सपोज कर रहा था। ये 2007 की घटना है और मेरी लिखी अखबार की कटिंग आपको इसमें दिख रही है। उस समय अन्य मीडिया संस्थान यासीन को हीरो बना रहे थे, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप जो है उसे यूथ आइकॉन घोषित कर रहा था, उसके लिए कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा था और उसे यूथ आइकॉन यानी एक आतंकवादी को इंडिया टुडे ग्रुप यूथ आइकॉन बना रहा था। बीबीसी जो अपने आप को निष्पक्ष कहता है, इससे ज़्यादा औपनिवेशिक ब्रिटेन मानसिकता का कोई मीडिया है ही नहीं। बीबीसी ने यासीन के अपराध की स्वीकारोक्ति वाले साक्षात्कार का वीडियो नष्ट कर उसे बचाने का प्रयास किया। यासीन मलिक ने बीबीसी के टिम सेबेस्टियन से बात करते हुए यह स्वीकारा था कि उसने सेना के 4 जवानों की हत्या की थी और तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण भी उसने ही किया था। बाद में इस बातचीत का वीडियो बीबीसी ने अपने आर्काइव से डिलीट कर दिया और डिलीट कर अपराधी आतंकवादी यासीन मलिक के अपराध को छुपाने का प्रयास किया और ये निश्चित तौर पर इंटरनेशनल एजेंडे के तहत हुआ, जैसे कि आज दिख रहा है कि उसको सज़ा मिलने पर पाकिस्तान सहित इंटरनेशनल मीडिया और अन्य विदेशी देश जो है किस तरह से बौखलाए हुए हैं। बीबीसी भारत के विरुद्ध साजिश का हमेशा से एक पार्ट रहा है। उसी दौरान टुडे ग्रुप ने कॉन्क्लेव आयोजित कर यासीन मलिक को यूथ आइकॉन घोषित कर दिया। एनडीटीवी उसके लिए बड़े बड़े शो चलाता था और वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आकर प्रधानमंत्री आवास में मिलता था। वो भारत के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठता और फारूक अब्दुल्ला आदि उससे हाथ मिलाते। वो यहाँ आर्ट गैलरी का निरीक्षण करता, वो अरुंधति के साथ घूमता। सरकार उसे बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी और यही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार ने उसके विरुद्ध दर्ज सारे आतंकवाद के मामलों को नष्ट कर दिया था। फाइलें नष्ट कर दी गई थी, आप मेरी रिपोर्ट में पढ़ेंगे जो आपको दिख रहा है। उस पर दर्ज सारे आतंक के जो आरोप थे, जो वो केस थे, उस सब की फाइल को नष्ट कर दिया। आरटीआई में जब तत्कालीन मनमोहन सरकार से पूछा गया, जो मैंने छापा, तो मनमोहन सरकार ने कहा नहीं, यासीन पर कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। परंतु सीबीआई के पुराने रिकॉर्ड
को खंगाला हमने और वो मैंने छापा कि उसके विरुद्ध 23 करीब मामले दर्ज थे और मैंने दोनों को सामने रखा कि किस तरह मनमोहन सरकार यासीन को बचाने का प्रयास कर रही है, उसे अपना दामाद, अपना अतिथि बनाकर उसे संरक्षित कर रही है। मैंने लिखा कि मैं न तब पत्रकारिता से समझौता करता था न आज करता हूँ। यासीन के गुर्गे दैनिक जागरण में के ऑफिस में मुझे ढूंढते तक पहुंच गए थे और वो दौड़ जब एनडीटीवी, बीबीसी, टुडे ग्रुप उसे यूथ आइकॉन गांधी बता रहे थे, तब एक अपराध संवाददाता के नाते, दैनिक जागरण के अपराध संवाददाता के नाते मैं इसको एक्सपोज कर रहा था। उस दौर में मैं शायद अकेला था, बाकी अखबार कहीं इसके विरुद्ध लिख भी रहते थे, छोटा सिंगल कॉलम कहीं पर। लेकिन लगातार मैंने श्रृंखला की 3-4 खबरों की श्रृंखला की फ्रंट पेज पर जागरण में छप रहे थे। और उसके बाद इसी तरह का एक जो दूसरा आतंकवादी था जिसे आपने कश्मीर फाइल में देखा, बिट्टा कराटे, उसे भी मैंने एक्सपोज किया। उसकी फाइल भी मनमोहन सरकार ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मैंने लिखा है कि मैं न तब पत्रकारिता से समझौता करता था न आज करता हूँ। मेरी पत्रकारिता से हमेशा उन्हें दिक्कत हुई है जो किसी भी पार्टी, व्यक्ति या संस्था के लिए सब कुछ केवल अच्छा अच्छा सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं। मुझे ध्यान है कि उस दौर में मेरे संपादक और मेरे कई साथी सीनियर जर्नलिस्ट मुझसे खफा रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कांग्रेस को एक्सपोज करता हूं। आज काफ़ी सारे साथी खफा रहते हैं, उन्हें लगता है मैं बीजेपी को एक्सपोज करता हूं। मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूं। एक्सपोज खुद पार्टियां होती है, क्योंकि वो चुनाव में आती है कुछ कह के और सत्ता में बैठती है तो करने कुछ और लगती है। इसलिए मैंने लिखा कि मेरी पत्रकारिता से हमेशा उन्हें दिक्कत हुई है जो किसी भी पार्टी, व्यक्ति या संस्था के लिए सब कुछ केवल अच्छा अच्छा सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं। मैंने तब बदला था, न मैं अब बदलूंगा। जिनको मेरे साथ चलना है चलें, जिनको न चलना है विदा हो लें। मैं समर्थक बनाने के लिए नहीं, सत्य को उद्घाटित करने के लिए पत्रकार बना था। मैं पत्रकारिता के कोर्स से आया भी नहीं था, मैं समाजशास्त्र और मानवाधिकार का स्टूडेंट था। लेकिन 2002 में गोधरा में अग्निकांड हुआ। साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया। और बाद में जब अखबारों की रिपोर्टिंग देखी, मीडिया की रिपोर्टिंग देखी, तो देखा कि उन जो 59 लोग थे, निर्दोष थे, जिन्हें जलाकर मारा गया, उन पर ही दोषारोपण हो रहा है। और बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसी जो है गुजरात दंगे में जो दंगाई हैं उसको बचा रहे हैं, और जो मारे गए गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में जलकर उन पर लांछन लगा रहे हैं। तभी मैंने सोचा कि मुझे पत्रकारिता में आना चाहिए, क्योंकि मैं सच की बात कह सकता हूँ, हिंदुओं की बात उठा सकता हूँ। वो हिंदू जो जल मरे, उनकी बात आज कहने वाला कोई नहीं है। और वो 2002 का ही साल है जब मैंने पत्रकारिता में प्रवेश लिया। एक छोटे से अखबार में किया, वहाँ से मैं वीर अर्जुन आया, और वीर अर्जुन से फिर मैं दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार में गया। वहाँ से मैं नई दुनिया, उसके बाद नेशनल दुनिया होते हुए मैं आज अपने एक छोटा सा मीडिया संस्थान को स्थापित कर चुका हूँ। तो मैंने लिखा है कि मैं पत्रकार सत्य को उद्घाटित करने के लिए बना था। वह भी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हिंदुओं को जलाने की घटना से आहत होकर, और पत्रकारिता की औपचारिक नौकरी छोड़कर लेखक भी 2002 की साजिश को उजागर करने के लिए ही बना। पत्रकारिता की औपचारिक नौकरी मैंने नई दुनिया के बाद नेशनल दुनिया में आया, और वहाँ 2012 में जुलाई में मैंने छोड़ा था, क्योंकि 2011 में गोधरा पर साबरमती एक्सप्रेस को जो जलाया गया उस पर जो है अदालत के निर्णय आ चुके थे। लेकिन इस बार भी सारी मीडिया ने उस निर्णय को ढककर, जो इसमें साजिश करता था उनको छुपाकर, और हिंदुओं पर ही लांछन लगा रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। मुझे वो अधिकार नहीं था अपने अखबार में श्रृंखला चलाने का। इसलिए 2011 के निर्णय के बाद उसका स्टडी मैंने किया, और जब स्टडी मेरा पूरा हो गया तो 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छी खासी मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था, विशेष संवाददाता था, अच्छी सैलरी थी मेरी। और फिर मैंने पुस्तक के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, जो साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी के रूप में आपके समक्ष आज भी उपस्थित है।
आपके जब चाहें आप कपूर.in से उसे ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की थी, उस रिपोर्ट को भी मीडिया ने छुपाया, वो भी मैंने उजागर किया साजिश की कहानी में। तो मेरे पत्रकारिता में आने के पीछे भी 2002 का गोधरा नरसंहार जो है उससे आहत होकर मैं आया था। हिंदुओं का जो संहार हुआ और पत्रकारिता औपचारिक नौकरी छोड़ने का कारण भी वही 2002 के साबरमती एक्सप्रेस में जलाए गए जो हिंदू थे और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके कारण औपचारिक नौकरी छोड़कर पुस्तक लेखन में आया। इसलिए मैंने जो है आपको बार बार कहा है, आप सबसे मैं बार बार कहता हूँ कि पत्रकारिता सच की राह है, कोई साथ चले ना चले, मेरी जिद है कि मैं सत्य बोलता रहूँगा, कहता रहूँगा और चाहे इसके लिए सत्य के मार्ग पर बिल्कुल अकेले ही क्यों न चलना पड़े, वैसे भी सत्य का मार्ग निपट अकेला ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।